तो पहले ना मैंने आप लोगों को वीडियो बना के ये बताया था कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ बायर अगर आप कोई भी टेंडर निकालना चाहते हो, प्रोडक्ट बिड निकालना चाहते हो, तो वो किस तरीके से निकाल सकते हो। तो उसमें ना काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा, ईमेल भी आया, कमेंट भी आया कि सर कस्टम बिड अगर हमें एज अ बायर निकालनी है तो वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताओ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ बायर कस्टम बिड आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से पब्लिश कर सकते हो। पहले ये बता देता हूँ, देखिए कस्टम बिड उन चीजों के लिए एप्लीकेबल है जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं बनी हुई। अगर आप एक बायर हैं, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना है जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है या फिर जिसकी सर्विसेज की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप कस्टम बिड कर सकते हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कैटेगरी जेम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके लिए कस्टम बिड नहीं करी जा सकती। जेम स्ट्रिक्टली इसको मना करता है और बोलता है कि जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है उसको आपको प्रोडक्ट कैटेगरी में ही निकालना है। कई सारे लोगों का ना क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी तो जेम पे अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए ना वो कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो क्या हम कस्टम बिड कर सकते हैं? सीधा आंसर है बहुत बड़ा नो, क्योंकि उसके लिए आप बिल्कुल भी कस्टम बिड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेंडर कैटेगरी के अंदर ही निकालना है। कैटेगरी के अंदर जब आप टेंडर निकालते हो तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप एडिशनल पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिकेशन है जो आपको कैटेगरी के अंदर मिसिंग लगती है और आपके लिए वो मैंडेटरी है या फिर कंपलसरी है या फिर जरूरी है, तो आप उसे ऐड कर सकते हो टेंडर डॉक्यूमेंट में। वो सेम एज इट इज आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाती है। वापस से आ जाते हैं कस्टम बिड के ऊपर और समझते हैं कि कस्टम बिड किस तरीके से निकाली जा सकती है। जेम के द्वारा समझेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो प्रेजेंटेशन मैं यूज कर रहा हूँ, ये खुद जेम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर पब्लिश करी थी। वहीं से मैं इसका रेफरेंस लेके आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कस्टम बिड क्रिएट करी जा सकती है। तो जैसा कि फर्स्ट पेज पे आप देख रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टम बिड उन्हीं चीजों के लिए होगी जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं कि टेंडर निकलेगा कैसे। अब देखिए, टेंडर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है अपने प्रोफाइल पे। एज अ बायर आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लिए एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है जिस भी प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। उसके लिए क्या करते हो, आप एक रिपोर्ट क्रिएट करते हो। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आप जैसे ही जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे जाओगे, उसके बाद इस तरीके से आपको क्रिएट न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पे आपको ऐड करनी होती है कैटेगरीज, जिस भी कैटेगरी के लिए आप वो रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो। ऊपर ऑप्शन आता है रिपोर्ट का नाम देने का, वहां पे आप रिपोर्ट का नाम देंगे। नीचे दोबारा से वहां पे एक ऑप्शन आता है जहां पे आपको दोबारा से उस कैटेगरी को सर्च करना होता है। जब आप अपनी रिलेवेंट कैटेगरी को वहां पे सर्च करते हो या फिर जो भी कैटेगरी आप सर्च करते हो, वहां पे क्या करता है सॉफ्टवेयर, आपको सजेशन दिखाने लग जाता है। सजेशन ये दिखाने लग जाता है कि आपने मान लीजिए कि एबीसी नाम से कैटेगरी को सर्च किया, तो वो सजेशन दिखाता है कि आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो या फिर जो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, उससे मिलती जुलती कैटेगरीज कौन सी है, आपको वो सजेशन देगा। अगर उनमें से अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी कैटेगरी रेलिवेंट नहीं है, लास्ट में वहां पे ऑप्शन आता है डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। तो आप क्या करोगे, डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर पे क्लिक करोगे और उस रिपोर्ट को आगे जाके जनरेट कर लोगे। जनरेट करने के बाद जैसे ही वो कैटेगरी की रिपोर्ट आप जनरेट कर लेते हो, उसके बाद का प्रोसेस किस तरीके से करना है वो समझाता हूं। जब आपका कैटेगरी की रिपोर्ट आप जनरेट कर लेते हो ना, कैटेगरी की रिपोर्ट जनरेट करने के बाद ना, यहाँ पे एक आप देखेंगे जो नॉर्मली सेटिंग वाला ऑप्शन होता है ना, जैसे हमारी फोन, जो आप फोन यूज करते हो, वहां पे जो सेटिंग वाला आइकन होता है उसी तरीके का ना आइकन बना आएगा। वहां पे दो आइकन बने आते हैं आजकल। एक इस तरीके से एक सिंगल आइकन आता है जो कि कस्टम बिड के लिए यूज होता है, और एक सेटिंग के दो तीन चक्के बने आते हैं। उसी तरीके से जो दूसरा वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो बीओक्यू बिड के लिए होता है। क्योंकि हम कस्टम बिड कर रहे हैं, तो हम जो सिंगल चक्का बना आता है, सिंगल सेटिंग वाला जो वो गोल सा चक्का आता है ना, उसे आप क्लिक करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कस्टम कैटलॉग बनाना पड़ता है।
अब देखिए जेम पे जब आप कैटेगरी बेस्ड बिडिंग करते हैं या फिर ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है, जेम किस तरीके से वर्क करता है, एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बना दिया है, जेम ने बना दिया है, जहां पे सेलर प्रोडक्ट अपलोड करता है और बायर वहां से खरीदता है, मतलब टेंडर वहां पे जाके निकालता है। अगर एक कैटेगरी है और अगर उसके अंदर किसी ने भी कैटलॉग अपलोड नहीं कर रखा, तो आप उसमें ना ही टेंडर निकाल पाओगे, ना ही उसमें कोई भी खरीदारी आप कर पाओगे। अब जब आप कैटेगरी में टेंडर निकालते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि आप वहां पे जाके स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, और उन स्पेसिफिकेशन से मिलता जुलता जो भी प्रोडक्ट आपको वहां पे दिखता है, आप उसे ऐड टू कार्ट करके उस बिड को कंप्लीट करते हैं, उस बिड को ड्राफ्ट करते हैं या फिर पब्लिश करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कस्टम बिड, क्योंकि कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको ना एक कस्टम कैटलॉग बनाना पड़ता है। अभी तक क्या हो रहा था कि सेलर प्रोडक्ट अपलोड कर रहा था और आप उसे यूज करके बिड क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको एक कस्टम कैटलॉग बनाना पड़ता है, और आगे जाके जब वो कस्टम कैटलॉग पब्लिश हो जाता है, उसी को यूज करके आपको इस बिड को फ्लोट करना होता है। तो आप क्या करोगे, एक वहां पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू कैटलॉग, क्रिएट न्यू कैटलॉग पे जाओगे और इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ना कुछ फील्ड्स आपको देनी होती है, कैटलॉग क्रिएशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल देना होता है, जो भी प्रोडक्ट का टाइटल, मतलब जो भी प्रोडक्ट का आप कस्टम बिड निकाल रहे हो या फिर उसके लिए जो भी कैटलॉग आप बनाना चाहते हो उसका टाइटल दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्राइस दोगे, एक टेंटेटिव या फिर रेफरेंस प्राइस आप वहां पे मेंशन करोगे। उसके बाद आता है वहां पे ऑप्शन यूनिट ऑफ मेजर का, कि आप जो भी प्रोडक्ट का कैटलॉग आप बनाए हैं उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, वो पीसीज में है, सेट में है, लीटर में है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड सिमिलर कैटेगरीज। ऐड सिमिलर कैटेगरीज में आपको करना क्या होता है, आप जो भी प्रोडक्ट का टेंडर निकालने जा रहे हैं उससे मिलती जुलती कैटेगरीज जो भी जेम पे अवेलेबल है, जिनको आप नोटिफाई करना चाहते हैं, जिन रजिस्टर्ड सेलर्स को आप नोटिफाई करना चाहते हैं इस बिड के बारे में जो आगे आप जाके निकालेंगे, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जब कोई भी कैटेगरी के अंदर टेंडर निकलता है ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस कैटेगरी के रजिस्टर्ड सेलर को नोटिफिकेशन भेज देता है कि भैया आपकी कैटेगरी का टेंडर निकला है, आप आके पार्टिसिपेट करिए। लेकिन कस्टम बिड के केस में क्योंकि कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भैया आप कौन सी कैटेगरी के सेलर्स को नोटिफाई करना चाहते हो। तो अप टू 3 कैटेगरीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उन सेलर्स को इनवाइट कर सकते हो जो इस टेंडर में आपके लिए पार्टिसिपेट करें, या फिर आगे जाके जब टेंडर निकले तो उसके अंदर अपना कॉम्पिटिटिव प्राइस दें, या फिर आपको एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन इस टेंडर में मिल जाए, उसके लिए आप यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट डालना होता है। अब क्योंकि कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती, आप नया कैटलॉग बना रहे हो, तो जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जो भी कैटलॉग आप क्रिएट कर रहे हो उसका जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, या फिर जो भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, या फिर जिस भी तरीके का आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो जॉब है, चाहे आपका प्रोडक्ट है, चाहे सर्विसेज है, उसकी डिटेल टेक्निकल डेटा शीट आपको पीडीएफ में बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे बायर्स को मैं देखता हूँ, कभी कभार वो क्या करते हैं, सिंपल लिख देते हैं कि XYZ प्रोडक्ट चाहिए और एक क्वांटिटी चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए, इतना ही लिख देते हैं। ना ही कहीं पे टेक्निकल डेटा शीट होती है, ना ही डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, और ना ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सेलर को दी जाती है। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जो नोटिंग शीट होती है ना उसी का फोटो लगा के और टेंडर को पब्लिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशन शीट आप अपलोड करोगे ना, एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन जो भी टेक्निकल डेटा शीट आप यहाँ पे अपलोड करते हो, वही आगे जाके उस टेंडर का टेक्निकल डेटा शीट बनता है, मतलब टेक्निकल एलिजिबिलिटी वही बनती है आगे जाके। प्रोडक्ट के केस में कैसा होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो और फिर जो पैरामीटर्स को आप फ्रीज करते हो, वही उस टेंडर के एलिजिबिलिटी या फिर एलिजिबल पैरामीटर्स बन जाते हैं। कस्टम बिड के केस में जो भी पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड करते हो ना, वही सेलर के पास जाती है, और सेलर जब टेंडर को पार्टिसिपेट करता है ना, तो आपकी इसी पीडीएफ को देख के करता है कि भैया आपको चाहिए क्या। तो टेंडर, देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, टेंडर डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि बायर अपनी रिक्वायरमेंट को स्पष्ट करे कि भैया आपको चाहिए क्या। टेंडर डॉक्यूमेंट को पढ़ के हर किसी बिडर को ये समझ में आना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हो, आपकी स्पेसिफिकेशन की क्या डिमांड है, या फिर उस टेंडर की रिक्वायरमेंट क्या है।
जब तक आपका टेंडर डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट को स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक कोई भी बिडर कैसे आपको सही ऑफरिंग देगा, सही प्राइस में देगा या फिर सही क्वालिटी में देगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि जब भी आप कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, किसी भी कैटेगरी का, प्रोडक्ट बिड का, कस्टम बिड का, बीओक्यू बिड का, तो प्लीज उसे डिटेल बनाइए ताकि उसमें एक हेल्दी कंपटीशन हो और चीजें ट्रांसपेरेंट वे में जाए। खाली एक फोटो लगाना या फिर 2 लाइनों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना सोल्यूशन नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है और आधे लोग तो उसी कंफ्यूजन की वजह से उस टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टेक्निकल डेटा शीट यहाँ पे डालेंगे। टेक्निकल डेटा शीट डालने के बाद आप कोई 3 इमेजेस लगाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इमेजेस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती, आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसे एक बार क्रॉस चेक करने का ऑप्शन ये आपको देता है। आप इसे क्रॉस चेक करेंगे और इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद विद इन 15 टू 20 मिनट्स, मैक्सिमम आधा घंटा या फिर 1 घंटे में ये प्रोडक्ट आपका पब्लिश हो जाता है। आपको कहाँ से जाके चेक करना है, वापस से जो आपने रिपोर्ट जनरेट करी थी ना, रिपोर्ट जनरेट करी थी वापस सेम, अगर आपका पेज लॉग आउट हो गया या फिर आपकी आईडी लॉग आउट हो गई है तो आप आईडी को लॉग इन करेंगे, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाके जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाएंगे। वहां पे जाके जो भी रिपोर्ट आपने जनरेट करी थी, जनरेट के आगे जो वो चक्का बना रहा था सेटिंग वाला, उस पर क्लिक करेंगे और फिर वहां पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यूज एग्जिस्टिंग कैटलॉग। यूज एग्जिस्टिंग कैटलॉग पे आप जाएंगे या फिर यूज क्रिएटेड कैटलॉग पे आप जाएंगे। वहां पे जाने के बाद इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद की जो पिक्चर है आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। जैसे आपने प्रोडक्ट बिड करी थी वैसे ही सेम इसमें करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे कंसाइनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप उसे डालेंगे इस तरीके से वो कैटलॉग आपको दिखने को मिल जाएगा, जो भी कैटलॉग आपने बनाया था। इस कैटलॉग को आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट डालेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आपके बायर आईडी के कार्ट में चला जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल सेम है जो प्रोडक्ट बिड में हम लोगों ने किया था, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस खाली एक निकल के आता है आगे कि कस्टम बिड ना मिनिमम 21 डेज के लिए आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बना सकते हो। प्रोडक्ट बिड जो है वो मिनिमम 10 डेज के लिए बनती है, क्योंकि बायर या फिर जेम का ये कहना है कि कैटेगरी के अंदर जब टेंडर निकलता है तो सबको ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर दिया जाता है, लेकिन कस्टम बिड में क्योंकि कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें कोई भी लैक ऑफ कंपटीशन ना क्रिएट हो, तो इसके लिए उसको 21 डेज के लिए ऑन एयर किया जाता है। इसके बाद आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रोडक्ट बिड में किया था। अगर आपने वो बिड नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आए, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।